नेहरू बनाम मोदी, दो सोच दो भारत। 10 जून 2026 ये एक ऐसी तारीख है जो इतिहास की किताबों में दर्ज होगी। इस दिन नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया। नहीं, किसी चुनाव में नहीं, किसी बहस में नहीं, बल्कि एक ऐसे पैमाने में जो हर लोकतंत्र में मायने रखता है। जनादेश से मिले पद पर लगातार बीते गए दिनों में 10 जून 2026 को मोदी के 4399 दिन पूरे होंगे और इसी के साथ प्रधानमंत्री पद पर लगातार बने रहने का पंडित नेहरू का रिकॉर्ड टूटेगा। लेकिन यहाँ एक बात और जाननी जरूरी है। नेहरू जी कुल 6130 दिन प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनमें से पहले के 1732 दिन वो एक चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे। 15 अगस्त 1947 को उन्हें पीएम बनाया गया था। और वो कैसे? अंतिम ब्रिटिश वाइसरॉय माउंटबेटन की सहमति से और महात्मा गांधी के आदेश के बाद किए गए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले से। ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन था। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत के गणतंत्र बनने के बाद देश का पहला आम चुनाव हुआ 1952 में। तब जाकर 13 मई 1952 में पंडित नेहरू एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने और उस दिन से उनके निधन तक 4398 दिन। मोदी के एक भी दिन ऐसे नहीं है। 26 मई 2014 से आज तक 3 इलेक्शंस, 3 मैंडेट्स, एक भी दिन बिना जनादेश के नहीं रहा। तो असली रिकॉर्ड ये नहीं है कि कौन कितने दिन रहा। असली रिकॉर्ड ये है, लोकतंत्र में जनता के बल पर लगातार सबसे लंबे समय के लिए वो रिकॉर्ड आज मोदी का है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। उन दिनों में भारत को क्या मिला? दोनों ने एक ही देश को चलाया, दोनों के पास वही जनता थी, वही जमीन थी, वही सभ्यता थी। लेकिन एक ने अपने राजनीतिक फैसलों से भारत को उसकी जड़ों से काटने का सतत प्रयास किया और दूसरे ने उन जड़ों को वापस खींचने का। और आज हम उसी फर्क की बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं निर्वा मेहता और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। Sometimes a nation does not just change government, it changes how it sees itself. मई 2014 का वो पल था। नेहरू ने 1947 में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था। उस सिस्टम का नाम था एक विकृत आइडिया ऑफ इंडिया। इस सिस्टम में क्या था? वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स पर खुद को आंकना, अपनी सभ्यता को शर्म से देखना, केवल मेजॉरिटी हिंदूज को सेक्युलरिज्म का बोझ उठाने पर मजबूर करना और इतिहास के असली घावों को न भरना न स्वीकारना। नेहरू की सोच में हिंदू रिवाइवलिज्म एक गाली थी। इसीलिए जब सरदार पटेल और के.एम. मुंशी ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया, जो 17 बार आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किया गया था, तो नेहरू ने उनका विरोध किया था। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति को उद्घाटन से रोकने तक की कोशिश की थी। ये एक महज मंदिर का सवाल नहीं था, ये एक सभ्यता का आत्मसम्मान का सवाल था और नेहरू ने उस आत्मसम्मान को राजनीति की बलि पर चढ़ा दिया। आज़ादी के बाद भारत के पास एक मौका था। उस मौके में था अपनी सभ्यता को उसकी महानता में देखना, अपने योद्धाओं, अपने फिलोसोफर्स को, अपनी परंपराओं को गर्व से अपनाना, उस इतिहास को सीधे आंखों में देखना जो सदियों के आक्रमण और कॉलोनियल रूल ने विकृत कर दिया था। लेकिन नेहरू गांधी डायनेस्टी ने एक ऐसा भारत बनाया जिसमें जनरेशंस वर फोर्स्ड टू इंटरनलाइज अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी। राजपथ था, कर्तव्य पथ नहीं। रेसकोर्स रोड था, लोक कल्याण मार्ग नहीं। औरंगजेब रोड था, एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग नहीं। हर एक नाम एक मैसेज था और वो मैसेज था, हम अभी भी उन्हीं की भाषा में सोचते हैं जिन्होंने हमें लूटा। ये सिर्फ मंदिर और सड़कों की बात नहीं थी, ये उस मानसिकता की बात थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रही कि भारत हमेशा से एक कमजोर, बिखरा हुआ, मोहताज देश है। छब्बीस मई 2014 नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर शपथ ली और 17 मई 2014 को जब बीजेपी की जीत घोषित हुई, उसके एक दिन बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर गए, गंगा आरती में शामिल हुए, बिना किसी माफी के, बिना किसी सफाई के। ये कोई छोटा कदम नहीं था।
उनके इस कदम ने उस सेक्युलर शेम को तोड़ा जो दशकों से हिंदू मेजॉरिटी के सार्वजनिक धार्मिक जीवन पर थोपी गई थी। फिर एक के बाद एक रीसेट शुरू हुआ। सोमनाथ के बाद 73 साल में राम मंदिर। नेहरू की विरासत के उलट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री खुद उस ऐतिहासिक गलती को सुधारने के लिए वहां पहुंचे। राजपथ को कर्तव्य पथ बनाया गया, वीआईपी रेड बीकन्स हटाए गए, पीएम ने खुद को प्रधान सेवक कहा, 230 से ज्यादा चुराई गई धरोहरें वापस लाई गई। पिछली तमाम सरकारें मिलकर सिर्फ 13 लाई थी। नेवल एनसाइन बदला गया, अब वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरित है। लचित बरफुकन, गुरु गोविंद सिंह जी, भगवान बिरसा मुंडा, ये जो नाम टेक्स्ट बुक से गायब थे, राष्ट्रीय चर्चा में आए। ये सिर्फ सिंबॉलिक पॉलिटिक्स नहीं थी, ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम का रीसेट था जो नेहरू ने इंस्टॉल किया था। नेहरू गांधी युग का शासन मॉडल क्या था? सरल शब्दों में कहे तो माई बाप कल्चर। गरीबों को स्टेट तक पहुंचने के लिए नेता के दरवाजे तक जाना पड़ता था, पैसा लीकेज से गायब होता था, लाभार्थी स्कीम के बारे में जनता को नहीं पता था, और जो जानता था उसे ऊपर तक पहुंचने के लिए मिडलमैन चाहिए था। मोदी सरकार ने इस इक्वेशन को बदल दिया। 55 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट्स, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंसानी गरिमा का प्रश्न था। 41 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड्स, रूरल टैप वाटर कनेक्शंस 18% से बढ़कर 80%, 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से मिडलमैन को हटाया गया है, सेल्फ अटेस्टेशन से नागरिक पर भरोसा जताया, जन धन में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मुद्रा में कोलैटरल फ्री लोन्स। ये मैसेज था कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। और कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंसे भारतीय, उनके लिए किए गए इवैक्यूएशन ऑपरेशंस ने एक बात साफ कर दी है, भारतीय नागरिक के जीवन की कीमत है। नेहरू के भारत में कल्पना भी मुश्किल थी। पंडित जी के समय में सेना के जनरल तक अपनी सेना को छोड़कर चले गए थे। एक मंत्री के रूप में कृष्ण मेनन कैसे थे, ये किसी से छिपा नहीं है। नेहरू का भारत खुद को कैसे देखता था? एक पोस्ट कॉलोनियल न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में, जो पश्चिम से वैलिडेशन चाहता था, जो अपनी मेजॉरिटी आइडेंटिटी को म्यूट रखता था क्योंकि एक्सटर्नल अप्रूवल जरूरी था, जो सेक्युलर दिखने के लिए अपनी सभ्यता को फुटनोट बना देता था। मोदी के भारत ने ये फ्रेम तोड़ा। अब भारत खुद को एक सिविलाइजेशनल स्टेट के रूप में देखता है, जिसकी अपनी वैल्यूज है, अपना आउटलुक है, अपना इतिहास है। और एक बात, पंडित नेहरू के लिए आसान था एक स्वतंत्र हुए देश को सिविलाइजेशनल स्टेट बनाना, पर उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं था लगभग 70 वर्ष से तथाकथित सेक्युलर नेशन स्टेट को फिर से सिविलाइजेशनल स्टेट बनाने की राह पर मोड़ना। और इस काम के लिए पीएम मोदी द्वारा अपने पॉलिटिकल कैपिटल का रिस्क लेना उनकी सोच को दर्शाता है। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि भारत अब खुद को किसी बाहरी लेंस से नहीं देखता। के.एम. मुंशी ने नेहरू को जो जवाब दिया था वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। I cannot value India's freedom if it deprives us of the Bhagavad Gita or uproots our millions from the faith with which they look upon our temples। वो बात नेहरू ने नहीं सुनी। हाँ, मोदी ने जरूर उसको नीति बना दिया। अब चलते हैं सबसे बड़े आर्गुमेंट की तरफ। मोदी के सबसे बड़ी उपलब्धि कोई स्कीम नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये है सोच का बदलाव। 4 स्तरों पर यह बदलाव हुआ है। 1, गवर्नड और गवर्निंग के बीच में पावर डायनेमिक बदला, माई बाप गया, डिग्निटी आई। 2, आम भारतीय एस्पिरेशनल हुआ, गरीबी के प्रति रोमांटिसिज्म टूटा, दुनिया के बराबर खड़े होने का सपना अब शर्म नहीं, गर्व का विषय है। 3, सूडो सेक्युलरिज्म का वो दौर था जिसमें सिर्फ हिंदू मेजॉरिटी को टॉलरेंस की कीमत चुकानी पड़ती थी, अब कोएग्जिस्टेंस म्यूचुअल है। 4, भारतीय नागरिक अब एक स्टेक होल्डर है, इन्फीरियरिटी की जगह कॉन्फिडेंस ने ले ली है। ये बदलाव किसी स्कीम की लॉन्च डेट पर नहीं दिखता है, ये अगले दशक में डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में दिखेगा। क्या सब कुछ हो गया? नहीं। आर देयर गैप्स स्टिल टू बी एड्रेस्ड? यस। Has the Modi government made mistakes? Of course it has.
लेकिन असली बात यह है कि बेसलाइन बदल गई है। जो अगली सरकार आएगी, चाहे कंटिन्यूटी हो या कॉन्ट्रास्ट, वो उसी नई रियलिटी के भीतर काम करेगी जो मोदी सरकार के वर्षों के काम ने बनाई है। आर्टिकल 370 गया, वापस नहीं आएगा। राम मंदिर बना, मिटेगा नहीं। जन धन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फाउंडेशन है जिस पर अगला भारत बनेगा। नेहरू ने एक बेसलाइन सेट की थी, लगभग 70 साल तक वही बेसलाइन चली। मोदी ने उसी बेसलाइन को रीसेट किया है। 10 जून 2026, ये दिन सिर्फ एक संख्या का माइलस्टोन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हम किस भारत से आए हैं और किस भारत की तरफ जा रहे हैं। नेहरू का भारत एक कॉलोनी था जो अभी अभी आज़ाद हुआ था और पश्चिम से अपनी पहचान मांग रहा था। मोदी का भारत एक सभ्यता है जो खुद को जानता है और अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। दोनों के बीच का फर्क किसी जीडीपी फिगर में नहीं है, वो फर्क है उस नज़र का जिससे हम खुद को देखते हैं, और वो नज़र बदल चुकी है।